इन दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या है। बहुत से बच्चे जानना चाह रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें कैसे ड्यूटीज लगती है। तो आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा और इसके अलावा दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उनको प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है, वो कितनी बार पूरी ड्यूटी के दौरान या सेवा के दौरान कितनी बार प्रमोशन पाने का हकदार होता है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग के अंदर कितना वेतन मिलता है और ट्रेनिंग के बाद में वेतन बढ़ करके कितना हो जाता है। इसके अलावा उनको मेडिकल सुविधाएं किस प्रकार से मिलती है, कौन कौन से हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा सकते हैं या फैमिली का इलाज करवा सकते हैं, और कैंटीन सुविधा अगर उनको मिलती है तो किस प्रकार से मिलती है और कैंटीन उनके कहाँ अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो जनरली आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन बंदोबस्त ड्यूटी में, मेले या त्यौहार के समय में कई बार ड्यूटियाँ 12 घंटे हो जाती है। साथ ही साथ इमरजेंसी में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपको हेडक्वार्टर में रहना होता है। इसके अलावा आरपीएफ एक ऐसी जॉब है जो जन सेवा भी कर सकती है। हेल्पफुल नेचर का एक इंसान है तो उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस होगी आरपीएफ की। वो जन सेवा करने सीधी जनता से जुड़ी हुई जॉब है, तो आपको किसी की हेल्प करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। आप किसी को गिरते हुए बचा सकते हो, आप कोई वृद्ध है तो उनको गाड़ी में बिठा सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अनेकों प्रकार से आप जनता की सेवा कर सकते हो। इसके लिए भी आरपीएफ सभी फोर्सेज में, या मैं यूँ कहूँ कि कंपेयर नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मली देखा जाए तो जनता से जुड़ी हुई फोर्स है, तो आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे जनता की हेल्प करने के लिए। साथ ही एक कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, आरपीएफ कांस्टेबल को 16 घंटे ड्यूटी के बाद मिलते हैं। उनमें आप किस प्रकार से आप समय को नियोजन या मैनेज करते हो, उसके बाद तो आपको पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम मिलेगा। आप 16 घंटे को अच्छे से मैनेज करोगे तो आप पढ़ाई कर सकते हो आराम से आरपीएफ की ड्यूटी के साथ साथ। अब आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी टिकट काउंटर पर लगती है, साथ ही साथ डायरी पे ड्यूटी रहती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म बंदोबस्त में ड्यूटी रहती है, जहाँ पे आपको यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की सुरक्षा करनी होती है। इसके अलावा मेन गेट पे लगेज स्कैनर में भी ड्यूटी लगती है कि आपको कौन सा सामान प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, कौन सा सामान जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर पे भी ड्यूटी रहती है, ऑफिस वर्क पे भी ड्यूटी रहती है। कोई इच्छुक हो कि मुझे कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी है, मैं ऑफिस वर्क करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी संभावनाएं होती है आरपीएफ। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल डेपुटेशन पे भी एनएसजी में, डीएफसीसीआईएल में, साथ ही साथ शांति सेना में भी, यूएनओ में जाते हैं। और आरपीएफ का खुद का कोरस कमांडो दस्ता है, जिसे कोरस नाम दिया गया है कमांडो दस्ते को। उसमें भी आप ट्रेनिंग करके, किसी की इच्छा हो कि मुझे कमांडो बनना है, तो वो भी आपके लिए आगे संभावनाएं रहेगी। आप कोरस कमांडो में ट्रेनिंग करके कोरस कमांडो बन सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल को क्या क्या सुविधाएं मिलती है सैलरी के अलावा। सैलरी पे हम विस्तार से बात करेंगे अंत में। तो आरपीएफ कांस्टेबल को बैरक सुविधा मिलती है। अगर कोई सिपाही बैरक में रह रहा है तो उसको उसके अलावा एचआरए भी मिलता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो भी मिलता है, और बैरक में रहने की सुविधा भी मिलती है। आरपीएफ की बैरक बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत अच्छी बनी हुई रहती है। गीज़र, वॉशिंग मशीन, पूरी सुविधाएं मिलती है जो एक घर में होनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं आरपीएफ की बैरक में मिलेगी। पानी की बहुत अच्छी आरओ लगा रहेगा, कूलर लगे रहेंगे सरकारी, तो बहुत अच्छी सुविधा वाली बैरक आरपीएफ को मिलती है। और एक आरपीएफ में बैरक का फायदा है कि आपको ऑल इंडिया, अगर आप आरपीएफ में लगते हो तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जाओगे अच्छे स्टेशन पे आपको बैरक मिल जाएगी। तो रहने की बहुत अच्छी सुविधा आपको ऑल इंडिया मिल जाएगी, और एक आपके बहुत अच्छे लिंक बन जाएंगे कि आप कहीं भी जाओगे, किसी भी स्टेशन पे आरपीएफ अगर चौकी है, वहाँ पे बड़ा स्टेशन है, आरपीएफ चौकी है, तो आपका कोई ना कोई जानकार वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ मेस की सुविधा भी होती है। उसमें आप ड्यूटी करने के बाद में खाना खा सकते हो, बहुत अच्छा खाना बनता है आरपीएफ की मेस में। इसके अलावा कैंटीन सुविधा, आरपीएफ पैरामिलिट्री में आती है। रेलवे के कर्मचारी है वैसे आरपीएफ, लेकिन पैरामिलिट्री में भी आरपीएफ को दर्जा दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्स का। तो पैरामिलिट्री को मिलने वाला कैंटीन सुविधा आरपीएफ को भी मिलती है।
आरपीएफ के खुद के कैंटीन होते हैं हेडक्वार्टर पर, साथ ही साथ सिटी पुलिस का कैंटीन जिस सिटी में होगा तो कैंटीन कार्ड बनता है, सिटी पुलिस के कैंटीन से भी आरपीएफ का जवान सामान ले सकता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री के किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का कैंटीन अगर आसपास होगा तो उससे भी आरपीएफ का जवान कार्ड के द्वारा सामान ले सकता है। आरपीएफ के कैंटीन में आपको कार, बाइक, मोटरसाइकिल, इसके अलावा ग्रोसरी का सारा सामान मिल जाएगा। मतलब कैंटीन की संपूर्ण सुविधा, बहुत अच्छी रेटों पे सामान मिलेगा आरपीएफ को। साथ ही बात करेंगे हम कि आरपीएफ कांस्टेबल को सेवा के दौरान प्रत्येक साल में छुट्टियां कितनी मिलती है। यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सभी बच्चों का भी और आरपीएफ में ड्यूटी करने वाले जवानों का भी। तो आरपीएफ कांस्टेबल को साल में 15 सीएल मिलती है। सीएल हर साल नई आती है, मतलब आपको उसी साल सीएल को कंप्लीट करना होता है या छुट्टी लेनी होती है 15 दिन की। अगर आपने छुट्टी नहीं लिया, आपकी छुट्टी रह गई है तो वो लैप्स हो जाएगी। इसके अलावा 30 एलएपी मिलती है लीव एवरेज पे। तो एलएपी जो होती है उसको आप जोड़ सकते हो। अगर आपने कम छुट्टियां ली है किसी साल तो एलएपी जुड़ जाती है, उनको अगले साल भी ले सकते हो। या फिर 300 एलएपी जुड़ने के बाद में रिटायरमेंट के समय आपको साथ में सैलरी मिल जाती है। जितने दिन आपने 300 दिन एलएपी जोड़ी है अगर, तो 300 दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मेडिकल लीव भी मिलती है। साथ ही साथ 6 दिन ड्यूटी के बाद में आपको एक रेस्ट भी मिलता है। रेस्ट आगे पीछे हो जाता है, कभी 7 दिन 8 दिन भी हो जाता है। ड्यूटी नेचर आरपीएफ का ऐसा ही है कि इमरजेंसी रही या फिर मेला बंदोबस्त रहा या फिर कोई त्यौहार का समय रहा तो कई बार रेस्ट मिलने में दिक्कत हो जाती है। बाकी नॉर्मली आपको रेस्ट भी मिलेगा 6 दिन बाद में। इसके बाद बात करेंगे हम कि आरपीएफ कांस्टेबल को रेलवे में मेडिकल की किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। तो रेलवे में जगह जगह रेलवे हॉस्पिटल बने होते हैं। तो आरपीएफ का कांस्टेबल अपनी फैमिली और खुद को कोई भी समस्या होने पर, मेडिकल संबंधी समस्या होने पर रेलवे हॉस्पिटल में दिखा सकता है। साथ ही एक उम्मीद कार्ड बना होता है और रेलवे के जो टाई अप हॉस्पिटल होते हैं जैसे अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल, तो उनमें भी आप उम्मीद कार्ड के द्वारा डायरेक्ट दिखा सकते हो। इसके साथ ही आपको जब कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो किसी जवान को या उनके परिवार को, तो रेलवे के डॉक्टरों द्वारा भी जवान को या उनके परिवार को रेफर कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। तो उस तरह से भी आप बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। तो मेडिकल की बहुत अच्छी सुविधा आरपीएफ जवान को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्टिंग किस प्रकार होती है, साथ ही उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का हर 5 साल के बाद में ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ में जब ट्रेनिंग के बाद में आपको सबसे पहले जोन अलॉट होंगे। जोन के बाद में आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी और डिवीज़न भरने के लिए बोला जाएगा। उस जोन में 4 या 5 या 6 जितने डिवीज़न होंगे उनमें से कोई 3 डिवीज़न आपको प्रीफर करने होंगे कि मुझे इन तीनों में से कोई एक चाहिए। अगर उन तीनों में वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी उन डिवीज़न में। फिर डिवीज़न में आपको प्रेफरेंस फिर से मांगी जाएगी कि आपको कोई 3 पोस्ट बतानी होगी आरपीएफ पोस्ट। उनमें से अगर उन तीनों पोस्टों में से किसी में वैकेंसी होगी तो आपको बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि आपको उन तीनों में से कोई एक पोस्ट मिल जाएगी। साथ ही आरपीएफ जवान, कई जवान अपने घर के या होम पोस्टिंग, मतलब घर के आसपास 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में कोई बड़ा स्टेशन है वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। आपका बस व्यवहार और ड्यूटी करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आरपीएफ को घर के पास में भी ड्यूटी मिल सकती है, बस आपका ड्यूटी नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल को प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है। तो 8 साल की सेवा के बाद में हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देकर के जवान हेड कांस्टेबल बन सकता है। साथ ही साथ डायरेक्ट 10 साल बाद एएसआई का और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देकर के डायरेक्ट एएसआई और सब इंस्पेक्टर भी बन सकता है। और लगभग देखा जाए तो सभी आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के पद तक तो पहुंचते हैं सेवा काल के दौरान। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर या एएसआई फाइट किया तो आप ऊपर की पोस्टों तक भी जा सकते हो। बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल का सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा टेस्ट लिया जाता है। सीबीटी में जो बच्चे चयनित होते हैं या पास होते हैं या क्वालिफाइड होते हैं उन बच्चों का फिर पीटी और पीएसटी होता है। उसके बाद में मेडिकल होता है और मेडिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने मेडिकल और फिजिकल पर संपूर्ण डिटेल के साथ में वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है।
तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर के देख सकते हो कि फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल किस प्रकार से फाइट करना है, साथ ही फिजिकल किस प्रकार से होता है, मेडिकल किस प्रकार से होता है, और एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है मेरा, तो उसके द्वारा भी जुड़ करके मेरे से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। इसके बाद में आपकी 8 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है या इनिशियल ट्रेनिंग भी बोलते हैं उसको, साथ ही 2 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है जिसे लर्निंग बोलते हैं या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको सभी पोस्टों पे, अलग अलग पोस्टों पे भेजा जाता है, वहाँ की वर्किंग दिखाई जाती है कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है, क्या क्या आपको आगे मतलब समस्याएं आ सकती है, उनका किस प्रकार से समाधान करना है, क्या क्या काम आएंगे, किस प्रकार से आपकी ड्यूटीज़ रहेगी, वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है। बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी किस प्रकार से बनती है, ट्रेनिंग के दौरान उनको कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, और बहुत कंफ्यूजन भी रहा होगा कि किसी में सैलरी आपको 35,000 बता रहे हैं, किसी में 45,000 बता रहे हैं। तो इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सभी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, और आपके सारे कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल को 13 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की जो 30 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है वो केस कंपनसेशन के रूप में मिलती है कि आपने त्योहार के समय में ड्यूटी करी है, सेकंड सैटरडे को भी आपको अगर छुट्टी नहीं मिली है तो वो केस कंपनसेशन के रूप में आपकी सैलरी बनती है। उसमें आपका बेसिक प्लस डीए मिलता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी उस समय मेरी कितनी सैलरी थी। तो उस समय मेरे को 29,200 रुपये मिलते थे। अब मैं बता दूं कि अब जो सैलरी है डीए बढ़ गया, उसमें राशन मनी भी बढ़ गया है, तो लगभग 35,000 के आसपास में ट्रेनिंग के दौरान ही आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी रहेगी। इसके बाद मैं बात करूं कि चिल्ड्रन अलाउंस जो मिलता है ट्रेनिंग के बाद में मिलेगा ये, तो चिल्ड्रन अलाउंस जो मिलता है वो 33,750 हो गया है। ये 2 बच्चों के लिए मिलता है। अगर दूसरे बच्चे के समय ट्विंस हो गए हैं आपको तो ये 3 बच्चों के लिए मिलेगा। मतलब 33,750 बहुत अच्छी रकम है। इससे बहुत अच्छी स्कूल में आप अपने बच्चों को बहुत इजीली पढ़ा सकते हो। हर साल में आरपीएफ कांस्टेबल के सैलरी में बेसिक का 3% इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, या फिर जब प्रमोशन हो तो आप उसको जनवरी में करवा सकते हो। तो हर साल आपको 3% का बेसिक में इंक्रीमेंट लगेगा। साथ ही साथ साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में आपका डीए बढ़ेगा। ये लगभग 3%, 4% ऐसे, मतलब 4% के आसपास, मतलब 8% आपका डीए बढ़ेगा और 3% आपका बेसिक का इंक्रीमेंट लगेगा। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 12,500 आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है साल में 1 बार के लिए। साथ ही साथ अगर आप बैरक में रह रहे हैं तो आपको एचआरए मिलेगा, और अगर आपने प्राइवेट में मकान लिया बाहर तो भी आपको एचआरए मिलेगा। अब मैं बात करूं पॉइंट टू पॉइंट और पूरी डिटेल के साथ बात करूं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आपको टीए मिलता है 625 रुपये। ये मिलता है अगर आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी पर कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको 625 रुपये टीए मिलता है 1 दिन का। अब बात करें कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का बेसिक है 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, जो जब आप ट्रेनिंग करके आओगे लगभग डीए हो जाएगा 60%। तो बेसिक का 60% मतलब 13,020 रुपये के आसपास, आपको 13,000 के आसपास आपका डीए हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 सिटी के अनुसार मिलता है कि आपकी छोटी सिटी है, स्मॉल सिटी है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी मिल रहा है 2,754 रुपये। और आपकी सिटी बड़ी है, बड़ी मेगा सिटीज़ है, तो उनमें आपको 5,508 रुपये, 5,500 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। सेल अलाउंस आपको मिलता है कि बैटरी के आपको टॉर्च रखने के लिए 85 रुपये, 85 रुपये। इसके अलावा राशन मनी मिलती है कि आपको आपका राशन, फैमिली का राशन, आपका खुद का राशन, तो उसके लिए आपको 4425 रुपये अभी मिल रहे हैं राशन मनी के। साथ ही साथ लगभग हर महीने आपका 5,000 के आसपास टीए बन जाता है कि आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी पर कहीं भी ड्यूटी करने गए तो ये लगभग आपका, और आपकी ट्रेन में भी ड्यूटी लगती है, बंदोबस्त ड्यूटियाँ भी लगती है बाहर, तो आपका लगभग 5-6 हज़ार में कम नॉर्मली टीए मान रहा हूँ आपका, तो 5 से 6 हज़ार के आसपास ईजिली आपका टीए बन जाता है। अब मैं बात करूँ एचआरए की, तो एचआरए सिटीज़ के अनुसार मिलता है। XYZ 3 कैटेगरी में एचआरए को बांटा गया है। तो जो एक्स सिटीज़ है
उनको HRA मिलता है 10% बेसिक का, जो वाई है उनको 20% बेसिक का, और जो जेड है उनको 30% बेसिक का। तो 10% अगर अपन माने तो 2170 रुपये होता है, 20% 21,700 का होता है 4340 रुपये, और 30% माने तो 6510 6500 के आसपास। तो इन सब को मिलाकर के देखा जाए तो जो एक्स सिटी में रहते हैं, जो बिल्कुल 10% वाली बिल्कुल छोटी स्मॉल सिटी में रहेंगे, उनकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद में लगभग 49,000 के आसपास आएगी। फिर जो वाई सिटी में रहेंगे, जो मीडियम सिटीज़ में रहेंगे, उनकी सैलरी 54,000 के आसपास बनेगी। साथ ही साथ जो जेड सिटीज़ में, मतलब बड़ी सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में रहेंगे, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, तो उनमें आपकी सैलरी 56,000 के आसपास बनेगी। अब इनमें से 10% एनपीएस काट लिया जाता है, या फिर अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आने वाला है अप्रैल से, तो यूपीएस काट लिया जाएगा 10%। तो आपकी सैलरी 10% वाली सिटी के लिए 44,000 बनेगी लगभग, एनपीएस कटने के बाद या यूपीएस कटने के बाद। वाई सिटीज़ में आपकी ट्रेनिंग के बाद 49,000 बनेगी, और जेड सिटीज़ में आपकी सैलरी बनेगी 51,000। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आई होगी, आपकी क्या सैलरी रहेगी, क्या ड्यूटीज़ रहती है, किस प्रकार से प्रमोशन होता है, किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो अबाउट में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक मेरे से ग्रुप के द्वारा पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।